तो नमस्ते बच्चों। जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, और उसमें अपन ने काफी चीजें देखी थी। उसके अंदर अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की थी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट इस लेक्चर में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है गैमेटोजेनेसिस, मेंसुरेशन साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, और काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें भी अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो जैसे कि अपन मैंने आपको बताई था कि अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। अब स्टार्ट करते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस से। सिंपल सी बेटा यहाँ पर बात है, गैमेटोजेनेसिस आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दो चीजें काम में आएगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन काम में आने की, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का इसमें यूज नहीं है। गैमेट्स कहाँ पर प्रिपेयर होंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। तो देखिए फर्स्ट लाइन जो यहाँ पर लिखी है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, the testes in the male and ovaries in the female produce gametes। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मेल के अंदर चल रहा है तो उसको आप स्पर्म को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर अगर वो चल रहा है तो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं oogenesis। तो यहाँ पर क्या क्या बना? यहाँ पर बना बेटा, एक तो आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा आपके ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर आएगा समझ में? एंड द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे जो इन्होंने लिखा है, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां पर बेटा इन लोगों ने दिया है इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अगर यहां पर बेटा किसी ने मेच्योर जर्म सेल्स दे दिए, तो सपोज ये इमेच्योर की जगह अगर किसी ने मैच्योर लिख कर दे दिया, तो बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। मैच्योर जर्म सेल्स आपके कौन से कहलाते हैं? स्पर्मेटोजोआ। इमेच्योर जर्म सेल इज योर स्पर्मेटोगोनिया। तो छोटी छोटी चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है, और हमेशा ये ध्यान रखना मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब हो रहा है? प्यूबर्टी के टाइम पर, बिगिंस एट द प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर तो आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखने को मिल जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं अपन द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको आप सिंगुलर क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनियम, present on the inside wall of the seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in number। अब एक सिंपल सी चीज है बेटा, यहां पर देखो ये इस डायग्राम के अंदर ये आपको दिख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये डिवाइड हो रहे हैं बेटा माइटोटिक डिवीजन से, और बहुत सारे अपने नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर। क्लियर? और फिर धीरे धीरे ये क्या होंगे? यही सेल्स बेटा ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इनका ग्रोथ फेस होता है जो आपके माइटोटिक डिवीजन की वजह से होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, और मियोसिस 2 से स्पर्मेटिड बन जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन होकर स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है बेटा, ये देखिए, ये आपके जो क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं ये सारे ही आपके कौन से? स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पर ये देखिए बेटा कोलमनार सेल्स आपको दिख रहे हैं, दिस आर द सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्पर्मेटोगोनियम जो है आपके सिंगुलर को बोल रहे हैं बेटा, सभी को आप स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। ये बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद स्पर्मेटिड, एंड उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ। इज इट क्लियर? यही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, ये 2n नंबर है। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम अपने को देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। तो मियोसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जाएंगे बेटा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किससे बन रहे हैं? ये तो आपके माइटोसिस से बन रहे हैं ना, जिसको खाना मिला और मोटा ताजा हो गया। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया थे जिनको नरिशमेंट मिल गया, ग्रोथ कर गए, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसके अंदर जा रहे हैं? अब मियोसिस के अंदर। और जैसे ही ये मियोसिस के अंदर जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेंगे। आई कुछ बात समझ में? तो देखिए, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन बेटा आप बॉटनी के अंदर पढ़ते ही, रिडक्शन होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव 23 क्रोमोसोम। कभी कभी बेटा क्रोमोसोम में भी पूछा जाता है, अगर यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के क्रोमोसोम नंबर पूछेंगे, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पूछेंगे तो ये 2n है, और अगर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के पूछ रहे हैं, किसके पूछ रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के,
तो ये बेटा एन हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, स्पर्मेटिड भी आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid। एक से दो, दो से चार, यही तो होता है इसके अंदर मियोसिस के अंदर। पहले आपके दो अनइक्वल बन गए, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और मियोसिस 2 आपका वापस से इक्वेशनल डिवीजन हो गया एक तरीके से, और उसमें आपके 4 बन गए। सो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? अभी बताया ये एन स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा ये एन स्ट्रक्चर होगा। एनसीईआरटी तो ऐसे ही परेशान करती रहती है, बीच बीच में कुछ भी पूछ लेती है। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब देखिए, अपने बजरंगबली के भी पूंछ हुआ करती थी, वैसे ही इसमें भी क्या लग जाती है, टेल लग जाती है। तो यहाँ पर जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, मतलब ये थोड़ा फंक्शनल हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये कहाँ हो रहा होता है बेटा, ये आपके सर्टोली सेल्स। सपोज यहाँ पर अगर आपका कोई सर्टोली सेल्स है, तो उसके हेड में जाकर ये एम्बेडेड हो जाते हैं इस तरीके से। ये सर्टोली सेल्स के अंदर आ गए, यहाँ से नरिशमेंट ले रहे हैं, यहीं से इनका कन्वर्जन हो रहा है, इनका साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा ताकि ये हल्के हो जाएंगे, इनमें टेल लग जाएगी ताकि ये मोटाइल हो जाए, इनके न्यूक्लियस अच्छे से फॉर्मेशन हो जाता है, इनका एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। और जब ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, उस टर्म को बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन। एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, उस टर्म का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं। उस टर्म को बोलते हैं स्पर्मिएशन। मतलब ये आपके सर्टोली सेल से डिटैच हो गए, स्पर्मेटिड आपके कहां से डिटैच हुए, सर्टोली सेल से, और ये मूव हो रहे हैं आपके किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ल्यूमन की तरफ। तो आप इसको बोल रहे हैं स्पर्मिएशन, और ल्यूमन से वापस डक्ट में जाएंगे, जैसे कि आपकी रेटिटेस्टिस हो गई, वासिफ्रेंसिया हो गई, उस सबको भी आप क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन दोनों ही चीज को बोल सकते हैं, आपके ल्यूमन के अंदर आना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अदर डक्ट्स में जाना। देखो यहाँ पर केवल ट्यूब्यूल एक ही आपके डक्ट सिस्टम में, वो है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अदरवाइज सारी डक्ट है, वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया, ये सारी डक्ट है। क्लियर, कुछ बात आ रही है यहाँ तक समझ में? डक्ट और ट्यूब्यूल में अंतर होना चाहिए, ट्यूब्यूल आपकी थोड़ी पतली पतली होती है, यूनाइट होकर आपकी डक्ट बना देती है, तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चा, कुछ आया समझ में? अब आप ध्यान से सुनो, अपने पास में थे स्पर्मेटोगोनियम, माइटोसिस हुआ, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए कुछ, जिसको खाना मिला वो बड़े हो गए, ग्रोथ फेस हो गया उनके अंदर। प्राइमरी कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी के अंदर, किसके द्वारा, मियोसिस 1 के द्वारा, रिडक्शनल। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे हो गए, एन नंबर के हो गए। आई कुछ बात समझ में? उसके बाद में ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 पूरा करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड के अंदर। वो भी एन में ही नंबर होंगे ना, लेकिन 4 हो जाएंगे, 2 के 4 बन जाते हैं। इतना मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बायो वाले इतने कमजोर नहीं है मैथ्स में। फिर इन स्पर्मेटिड में टेल का एडिशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो बन गया स्पर्मेटोजोआ। ये सब कहाँ हुआ, सर्टोली सेल्स के अंदर। यहीं पर तो स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं अपन इस प्रोसेस को। फिर सर्टोली सेल ने उसको ल्यूमन में डाल दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, उसको स्पर्मिएशन कह रहे हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने वापस अदर डक्ट्स में डाल दिया, उसको भी अपन स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये सारी बात होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। देखो इसके आगे अपन समझते हैं, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm had become embedded in the Sertoli cells and finally released from seminiferous tubule by the process called spermiation. Is it clear? तो ये एक सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। अब इसके आगे अपन समझते हैं, देखो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको अपन समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मैंने आपको बताई था, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रिएशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक किसका हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है, इसको पिट्यूटरी मत कराना तुम बच्चे, बहुत बार मिस्टेक कर जाते हो। Thus, if you recall, is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH then act at the anterior pituitary glands and stimulate secretion of two gonadotropin, LH and FSH. सिंपल सी चीज है बेटा, दो भाई है राम और लक्ष्मण घर पर आराम से बैठे हुए हैं, और उनका एक दोस्त आया और उनके दोस्त ने घंटी बजाई और बोला चलो अपन क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो राम और लक्ष्मण को स्टिमुलेट किसने किया,
उसके दोस्त ने किया, जिसने घंटी बजाई आया। तो यहाँ पर पिट्यूटरी का दोस्त कौन है, मास्टर का दोस्त कौन है, मास्टर ग्लैंड। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी पर एक्ट कर रहा है, वो पिट्यूटरी को बोल रहा है भैया आप एलएच और एफएसएच का रिलीज कीजिए। तो इन दोनों को स्टिमुलेट किसने किया, रिलीजिंग हार्मोन ने। इज इट क्लियर, यही बात समझ में। फिर ये जैसे स्टिमुलेट होता है, ये तो विराट कोहली एलएस तो, और ये एक्ट करता है किसके ऊपर, लेडिंग सेल्स के ऊपर। लेडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करके स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ एंड्रोजन। सिंथेसिस भी करवा रहे हैं वहां पर एंड्रोजन का, और उसका सिक्रिएशन भी करवा रहा है। ये दोनों ही बातें बेटा बहुत काम की है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पर फिर से हाइलाइटर लगा रहा हूं, सिंथेसिस भी करवा रहा है और सिक्रिएशन भी करवा रहा है, दोनों बातें ध्यान में रखना। आया कुछ समझ में। अब देख एंड्रोजन बन गया, तो एंड्रोजन भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन बेटा सर्टोली सेल का दोस्त है। सर्टोली सेल एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स निकालते हैं अपने अंदर, जिससे जाकर ये एंड्रोजन अंदर चला जाता है उसके पास में, और वहां जाकर ये एंड्रोजन क्या करता है कि आपके जो स्पर्म्स होते हैं उसको मैच्योर करने के लिए काफी हेल्प करता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। इस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं, और एंड्रोजन के बहुत सारे फंक्शन है, वो अपन धीरे धीरे देखेंगे। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। एफएसएच कहां पर एक्ट किया, सर्टोली सेल। एलएच ने कहां पर एक्ट किया, लेडिंग सेल। एफएसएच ने कहां एक्ट किया, सर्टोली सेल्स। एलएच ने कहां पर एक्ट किया, लेडिंग सेल। एफएसएच अगर कोई बोल दे कि क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर एक्ट हुआ था, वहां पर भी हुआ था, बिल्कुल सर वहां पर भी हुआ था। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किस सेल्स पे हुआ था, सर्टोली सेल्स पे हुआ था। तो ये बात भी बेटा आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। And stimulate secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा एफएसएस तो क्या करवाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगा, आपके स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करवाएगा किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा, सभी बच्चों को आया है यहाँ तक समझ में। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटा, तो ये आपको आनी चाहिए। इसके आगे देखो ये स्ट्रक्चर दिया है बेटा स्पर्म्स का, आप लोगों को पता ही है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा। इज इट क्लियर। So let us examine the structure of the sperm। करते हैं अपन एग्जामिन। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड। ये वाला पोर्शन बेटा इसका पूरा, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द हेड पोर्शन। ये वाला जहां पर मैंने मार्क किया है नेक पोर्शन, ये मिडिल पीस हो गया और ये टेल पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर हेड आ गया, नेक आ गया, मिडिल पीस आ गया और टेल आ गया। फिगर में अपने को पता चल ही रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एनवेलप किए हुए है। तो देखिए इसके आगे, a plasma membrane envelop the whole body of the sperm। The sperm head contains an elongated haploid nucleus। डिप्लॉइड नहीं होगा ना, एन हो गया ना, ये तो स्पर्मेटोजोआ बना है। डिप्लॉइड होता तो बेटा आपके 46 क्रोमोसोम के 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और अपन क्या पता कौन से सुपरमैन बने हुए होते हैं, और अपने बाद वाली जनरेशन कौन सी सुपरमैन बनी होती है अपने को पता ही नहीं चलता। क्लियर। इसके एंटीरियर पोर्शन में, एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम बेटा किसका मॉडिफिकेशन है, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो वो बेटा आपके गोल्गी बॉडी। क्लियर। तो इसका मॉडिफिकेशन है, और इसी के एनालोगस भी ये फंक्शंस है, में एंजाइम्स बन रही है यहाँ पर, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी, जो अपन आगे फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। हाइलुरोनिडेज है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, जोनालाइसिन एंजाइम है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है, सारी आगे पढ़ेंगे अपन फर्टिलाइजेशन। कोई जल्दी नहीं। अभी ये समझो हेड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या है, एंजाइम, और एंजाइम क्या करेगी बेटा, फर्टिलाइजेशन करेगी। सिंपल। तो एक्रोसोम इज filled with enzyme that help in fertilization of the ovum। ये भी बेटा अपने को पता होना चाहिए। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail। तो एक सिंपल सी चीज है बेटा, ये जो मिडिल पीस है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये किस में हेल्प कर रहा है, इसको पावर हाउस है। आप लोगों का पावर हाउस क्या है, छुट्टी। छुट्टी के दिन तो आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, वैसे इसका पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, पता होना चाहिए। और ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये टेल के द्वारा मूवमेंट कर सके। तो स्पर्म मोटिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है। द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द कोइटस। ये बात बेटा फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। कितने स्पर्म्स यहाँ से रिलीज होते हैं, तो वो होते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द कोइटस।
of which for normal fertility at least 60% must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। तो इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी बता रही है, वो कह रही है 60% of the sperm must have normal shape and size and 40% must show them vigorous motility। हो सकता है बेटा इस पर आप लोगों से न्यूमेरिकल भी पूछ ले, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा, अपन थोड़ा सा अपना दिमाग अपन यूज करते हैं और इसको समझते हैं। जैसे कि आप समझिए, अपने पास 100 स्पर्म है, 100 स्पर्म। अगर इसमें से ये पूछ ले कि कितने स्पर्म्स पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं आपके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको ये पता 40% इसके जो स्पर्म है वो तो किसी काम के नहीं है, और 60% के आपके नॉर्मल शेप एंड साइज है। तो आप जब इसका 60% निकाल रहे हैं, मतलब 100 स्पर्म्स का, तो लगभग आपके 60 हो गए। क्लियर? तो ये आपने इसका परसेंट निकाला, आप 60 का भी आप क्या कर रहे हैं, 40% निकाल रहे हैं। 60 का 40% लिखा है उन्होंने, देखो यहाँ पर एटलीस्ट 40% ऑफ देम, यानी कि 60% तो आपके नॉर्मल शेप एंड साइज हो गए, और उस 60% के 40% तो वो हो गए लगभग आपके 24। तो यही स्पर्म्स बेटा विगरस मोटिलिटी शो करते हैं, और जो कैपेसिटाइज होगा, जो मोटाइल होगा, वही फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। सिंपल सी चीज है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। हेड में क्रोमोसोम बना हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर बहुत सारी एंजाइम है, ये आप समझिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा एनवलप बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है जिसमें आपके क्रोमोसोमल मटेरियल है। नेक रीजन का एनसीईआरटी ने बताया नहीं, बाकी इसमें सेंट्रियोल होता है जो क्लीवेज में हेल्प करता है। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेगा, और एक आपको डिस्टल सेंट्रियोल आपको देखने को मिलता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आपके क्लीवेज में हेल्प करता है, डिस्टल सेंट्रियोल आपके फ्लैजिला बनाता है। ये जो फ्लैजिला आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये मूवमेंट के लिए बेटा, ये फिलामेंट्स जो बन रहे हैं, ये मूवमेंट के लिए कौन बना रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल आपका क्लीवेज में हेल्प करता है, क्योंकि आपको ही पता है ओवम के पास में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो क्लीवेज कहां से होगा, स्पर्म के थ्रू होगा। आई कुछ बात समझ में? और टेल इसके मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से बेटा ये स्पर्म्स का स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को आना चाहिए। तो ये सिंपल सिंपल सी बात है। अब देखो इसके आगे, the sperms released from the seminiferous tubule are transported by the accessory duct, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर इनिशिएशन हो रहा है। किसका इनिशिएशन हो रहा है यहाँ पर, कैपेसिटेशन। तो अपन कह सकते हैं इनिशिएशन ऑफ कैपेसिटेशन, ये अपने को पता होना चाहिए। क्यों, देखो ना यहाँ पर इसका साफ लिखा हुआ है, एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। कौन कौन सी डक्ट पार्टिसिपेट कर रही है, ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कैपेसिटेशन के अंदर डक्ट भी पार्टिसिपेट कर रही है, एपिडिडाइमिस हो गई, वास डिफरेंस, ये सारी इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर रही है, जो अपने को पता होनी चाहिए। बाकी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। ये तो होता ही है, दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, सीमन बन रहा है। The function of male sex accessory ducts and the glands are the mentioned by the testicular hormone, जिसको आपने क्या बोला है, एंड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखी है, एक सिंपल सी चीज है बेटा, इस लाइन को अच्छे से समझो। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट और ग्लैंड दोनों किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन। यानी कि इसके जो सिक्रिएशन दिख रहे हैं बेटा आपको डक्ट्स के, जो भी डक्ट्स के अंदर आपके सिक्रिएशंस आ रहे हैं, वो सारे कौन कर रहा है, एंड्रोजन। ग्लैंड को मेंटेन कौन कर रहा है, वरना ग्लैंड की एट्रोपी हो जाएगी, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन आ रहे हैं। इनके प्रोटीन्स बनाने के लिए, ग्लैंड्स के सिक्रिएशंस के प्रोटीन्स बनाने के लिए, ये सारी चीजें भी कौन कर रहा है, एंड्रोजन कर रहा है। आपके जो इनके फंक्शन है, जो कैपेसिटेशंस के लिए चाहिए एसेसरी डक्ट के, वो भी सारा कौन कर रहा है, एंड्रोजन कर रहा है। तो ये लाइन भी बेटा आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। मेल का तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला, तो फीमेल को क्या बोलोगे, oogenesis बोलोगे। एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और वहीं पर पोज भी हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, विच इज markedly different from
स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस तो कब स्टार्ट हो रहा है? आपके प्यूबर्टी के टाइम पे, लेकिन oogenesis कब स्टार्ट हो रही है? आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। सो oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट्स oogonia आर फॉर्म। कितनी बन रहे हैं oogonia? 2 मिलियन बेटा, 2 मिलियन। बहुत ज्यादा होते हैं पैसे के रूप में तो, लेकिन oocyte के रूप में कोई ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ये ही एक मैक्सिमम नंबर है जो फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। कोई आपसे पूछ ले oogonia सबसे ज्यादा कब देखने को मिल रहे हैं? एम्ब्रियोनिक लाइफ। इसके बाद में बर्थ होने तक कुछ भी ऐड नहीं होना है। क्लियर? यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं होगा। तो oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। तो 2 ओवरी का कितना हो गया? 2 मिलियन एक का बना रहा है, बता रहा है वो, 4 हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो वापस लाइन को पढ़ो। oogenesis is initiated during the embryonic development where couple of million gametes mother cell are formed within each fetal ovary। टोटल 4 मिलियन है बेटा। अगर टोटल ओवरी का पूछ लिया 4 मिलियन करना पड़ेगा। इस लाइन को मार्क कर लेना। फिर ये ध्यान रखना, नो मोर oogonia are formed and added after बर्थ। बर्थ के बाद में कोई भी ऐड नहीं होगा। बर्थ के टाइम पे इसके मिलियंस में रह जाते हैं, और जैसे जैसे मैच्योर होती है 60 to 80,000 ही रह जाते हैं। क्लियर? So these cells start division and enter into the prophase one of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage and called primary oocyte। तो ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट अर्ली, तो ये क्या करते हैं बेटा? स्टार्ट हुए और मियोसिस वन। देखो प्राइमरी oocytes तो आपका जो बन रहा है वो माइटोसिस से बना। ये प्राइमरी oocyte है जो माइटोसिस से बना, और फिर इसमें मियोसिस वन स्टार्ट हुआ जो कहां पर जाकर रुक गया है? प्रोफेस स्टेज में। प्रोफेस वन की डिप्लोटिन स्टेज में। अगर इसमें और डिटेल पूछ ले तो आप डिप्लोटिन लिख लेना। क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा ना। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये सारे आपके मियोसिस वन में, प्रोफेस वन में आपने सेल डिवीजन के अंदर पढ़ा ही होगा ये सारी चीजें। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए। Each primary oocytes then get surrounded by a layer of granulosa cells and it is called primary follicles। तो बेटा देख, प्राइमरी oocytes में अगर आप ग्रेनुलोसा सेल को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। मतलब सपोज ये समझिए, ये आपका प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ मैंने यहां पर ग्रेनुलोसा सेल्स लगा दिए ये वाले। तो ये क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। तो यहां पर बेटा ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया है। क्लियर? तो a large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। तो इनका जो डीजनरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। क्या कहलाता है वो? फॉलिकुलर एट्रेशिया। मैंने वैसे ही बताया, देख खाना है तो सभी को तो मिलना नहीं है। एक तरीके से ये क्या हो गया? इंट्रा कॉम्पिटिशन हो गया। किसके बीच बीच में हुआ? सारे फॉलिकल्स के बीच में। हर oocyte चाहता है कि मैं अपने आप को डेवलप करूं, लेकिन सभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। जिसको फूड मिलेगा, जिसको नरिशमेंट मिलेगा, वो ही हो पाएगा। तो आपके मिलियन से वो कितने हो गए? Therefore at puberty only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। यहां पर भी बेटा ध्यान रखना, each ovary डेटा बहुत काम के होते हैं। यही क्वेश्चन अपने को कंफ्यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या नहीं करेंगे? जैसे मैंने बताया 2 मिलियन इन ईच ओवरी, तो 60 to 80,000 प्राइमरी follicles left in each ovary। The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cell and the new theca are called secondary follicle। अब देख इसके अंदर आप और भी यहाँ पर लेयर बना दो। ऐसे आपने बहुत सारे प्राइमरी follicles में आपने लेयर बना दी, और स्ट्रोमा के सिक्रिएशन से बेटा इसके चारों तरफ भी एक लेयर बन जाती है इस तरीके से, और इस लेयर को बोलते हैं अपन थीका लेयर। तो अब ये प्राइमरी से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी follicles के अंदर। तो वापस से अपन देखते हैं, द प्राइमरी follicles get surrounded by more layer of granulosa cell and a new theca is formed and this is called as secondary follicles। यहां तक बच्चा आया समझ में? सिंपल। देखो चीजें जो भी अपन पढ़ते हैं बेटा, सभी चीजें सिंपल होती है। बस अपने को लाइनों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और हर लाइन को इतनी बारीकी से पढ़ना है कि अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए
और अपने से कोई स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आए ना बेटा तो वो रॉन्ग ना हो। तो सिंपल सी चीज है, प्राइमरी oocytes था, उसके चारों तरफ आपने ग्रेनुलोसा के लेयर लगाई, तो वो बन गया फोलिकल। क्लियर? फोलिकल के चारों तरफ ग्रेनुलोसा की लेयर बनी और प्राइमरी oocyte नहीं बना है। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आपकी ग्रेनुलोसा की लेयर बनी है और वो आपका बना है प्राइमरी फोलिकल। और ग्रेनुलोसा लगा दो, और फिर उसके बाहर एक और आपने कवरिंग बना दी, थिका। थिका थिक हो गया। थिका किसने बनाया था? स्टोमा ने बनाया था, तो वो क्या बन गया आपका? सेकेंडरी फोलिकल्स बन गए। आई बच्चा ये बात समझ में? तो इसके आगे अपन और समझते हैं। सेकेंडरी फोलिकल सून ट्रांसफर इनटू द टर्शियरी फोलिकल। देख अब सेकेंडरी तक बन गया तो टर्शियरी बनेगा ही बनेगा, एक दो तीन ऐसे ही होता है ना, पहला एक फिर दो फिर तीन। और टर्शियरी फोलिकल विच इज कैरेक्टराइज, देख यार पहचानने के लिए तो सिंपल सी चीज है, अगर तुम मेरे को पहचानोगे तो मेरा नाम डॉक्टर धर्मेश पुरवाल है, तभी तो पहचान पाओगे। और इसको पहचानना है तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या पहचानना है? कैविटी देखनी है, और उस कैविटी को बोलते हैं अपन एंट्रम। बैटरी भी परेशान करती कभी कभी। तो एक सिंपल सी चीज समझिए आप यहाँ पर, ये मैंने आपको प्राइमरी oocyte बताया था, इसके चारों तरफ ऐसे ग्रेनुलोसा के सेल्स मैंने आप लोगों को बताए थे जो आपने देखे। फिर ये ग्रेनुलोसा के सेल्स डिवाइड हो गए, बहुत सारी थीका आ गई, और ये ग्रेनुलोसा के सेल्स ऐसे स्टॉक लाइक अपीयरेंस में यहाँ पेयर्ड हो गए। और बीच में बेटा यहाँ पर ये आपको एक खाली कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। और जैसे कैविटी दिख जाए बेटा फटाक से मार्क कर लेना वहां पर ये टर्शियरी फोलिकल। थीका लेयर भी यहाँ पर डिवाइड हो गई है दो पार्ट में, बाहर वाली आपकी आउटर हो गई और इनर थीका हो गई। क्लियर? तो द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका, जिसको आप इंटरना बोल दीजिए, और आउटर वाली को आप एक्सटर्ना बोल दीजिए। So it is important to draw your attention that it is the stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size. बिल्कुल बेटा यहाँ पर प्राइमरी oocytes तो ग्रो कर ही रहा होगा, and completes its first meiotic division. पहला meiotic division बेटा इसने यहाँ पर पूरा कर लिया, बधाई हो, तालिए 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 तालिए। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocytes के अंदर। फर्स्ट meiotic division पूरा होता ही वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte के अंदर। It is the unequal division result in the formation of large haploid secondary oocytes and the tiny polar body। मतलब ये बेटा आपका सपोज यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है, दिस इज योर प्राइमरी oocyte। ये डिवाइड हुआ, एक तो मोटा ताजा बना और एक रह गया बेटा पतला दुबला। तो ये तो हो गई आपकी पोलार बॉडी, डीजनरेट हो जाती है बेटा ये बात में, फेगोसाइटोसिस से बाहर भी निकल जाएगी। और ये जो बना आपका, ये बन गया आपका क्या? सेकेंडरी oocyte। आया बच्चा समझ में? तो ये यहाँ से रिलीज हो रहा है, यही चीज बता रहा है। तो ये साफ कह रहा है सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म। इसने ले लिया ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? एडवांटेज तो क्या, खाने को मिलेगा तो मोटा ताजा बनेगा ही बनेगा, यही एडवांटेज है। Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? ये भी आगे भी डिवाइड होकर इस तरीके से दो पोलर बॉडी बना सकती है, या डीजनरेट भी हो सकती है। अगर एमबीबीएस में जाओगे तो आगे बनाती है, वहां पर मैंने बुक में पढ़ा है। At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into the mature Graafian follicle. अब यही follicles जो आपका था, देखो पहले प्राइमरी follicle था, ग्रेनुलोसा सेल्स थे चारों तरफ। फिर आपका सेकेंडरी follicles आए जिसके अंदर आपने थीका के सेल्स देखे। फिर आपका टर्शियरी follicles आए जिसके अंदर आपने एंट्रम देखा, और आपका ये प्राइमरी oocytes बड़ा हो गया। यानी कि मियोसिस 1 कहाँ कंप्लीट हो रहा है आपका? मियोसिस 1 आपका कंप्लीट हो रहा है किसके अंदर हो रहा है बेटा? टर्शियरी follicles के अंदर। ये बड़ा oocytes बन गया यहाँ पर। और यही फिर डेवलप होते होते मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन गए। जैसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बने, ओव्यूलेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा इसमें से। सो द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। मतलब यहाँ के अनुसार जोना पेलुसिडा कौन बना रहा है? आपका ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte। एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता बेटा, ये एनसीईआरटी कह रही है। एमबीबीएस तो प्राइमरी oocyte ही जोना पेलुसिडा बना देती, लेकिन अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना ये है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बना रहा है आपका क्या? जोना पेलुसिडा। सो ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर इट टू रिलीज द सेकेंडरी oocytes। इसको भी ये ओवम बोलते हैं। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। मजा आ गया बेटा, ओवम रिलीज हुआ, oocyte रिलीज हुआ। अब इसके आगे अपन देखते हैं।
ये देखो वही सारी चीजें बताई है, ये ब्लड वेसल्स और ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, दिस इज स्ट्रोमा, जहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यूज है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ये आपके oocytes पड़े हुए हैं और इनके सराउंडिंग ग्रेनुलोसा हो गई, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी फोलिकल। ये देखो बड़ी सी कैविटी आपको नजर आ रही है, तो ये आपका कौन सा हो गया, टर्शरी। बहुत सारे ग्रेनुलोसा में अगर थीका की लेयर लगा दोगे तो वो सेकेंडरी oocytes हो गए, सेकेंडरी oocytes क्या, सेकेंडरी फोलिकल हो गए। और इस ग्रेफिन फोलिकल में से बेटा क्या बाहर आ गया है, सेकेंडरी oocyte। तो अब ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेटा, ये आपका टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कोई आपसे पूछ सकता है टेम्पररी एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, एक तो आपके परमानेंट एंडोक्राइन होते हैं, एक हो गए आपके टेम्पररी। क्योंकि ये तो मेंसेस के अंदर है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ टिका रहेगा, वरना तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिगन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिगन्स के अंदर। ये डायग्राम बेटा आप लोगों को आया समझ में, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। इसके आगे अपन चलते हैं गैमेटोजेनेसिस का। देखो इन्होंने डायग्राम बताया है, आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने के बाद में उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो दो क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो चार स्पर्मेटिड बन गए, जाकर आपके सटोली सेल से जुड़ गए और सटोली सेल से खाना ले लिया, स्पर्मेटोजुआ बन गए। आया समझ में बेटा। और यहाँ देखिए ये ऊगोनिया है, माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बना है, और प्राइमरी oocyte ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया लेकिन वहीं पर रुक गया, कंप्लीट कब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। वहां पर आपका सेकेंडरी oocytes बन गया इस तरीके से, और ये आपका सेकेंडरी oocyte हो गया दिस वन। और अगर सेकेंडरी oocyte में बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म्स आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं, तो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ओवम का। बाकी यहाँ पर ओवम नहीं बनते बेटा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ओवम का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के लिए, ये देखो यहाँ पर ओवम लिखा हुआ है, सेकेंडरी oocyte तो आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका था। तो ये सारे इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस के जो आप लोगों को आने चाहिए। अब जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, इसके अंदर देखो अगर आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया आपके oocyte का माइक्रोस्कोपिक, मेंसेस आपको सिंपली समझ में आ जाएगी। मेंसेस में ज्यादा कुछ नहीं है। मेंसेस में क्या होता है बेटा, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। एक स्टैंडर्ड साइकिल जो होती है वो आपकी 28 डेज की है, और इसके मिडिल में 14 डेज में आपके ओव्यूलेशन होता है। ये 1 to 5 डेज जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द ब्लीडिंग फेज। ये आपका फोलिकुलर फेज हो गया, और ये आपका ल्यूटिनाइजिंग या सिक्रेटरी फेज भी इसको बोल सकते हैं। तो आप समझिए फोलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब कहाँ हो रहा है, फोलिकुलर फेज में। यानी कि आपके दो हार्मोन है, एफएसएच आपके फोलिकल्स पर एक्ट कर रहे हैं, और फोलिकल्स में प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल, मेच्योर ग्राफियन फोलिकल, ये सारी चीजें यहाँ पर बन रही है बेटा। और ये जैसे ही यहाँ पर बनेगी तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स बहुत सारे हो जाएंगे, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या रिलीज कर रहे होते हैं, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एलएच सर्ज हो जाता है। काफी चीजें एनसीईआरटी बताती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मेरे जब डिटेल लेक्चर आएंगे आप उनमें देख लीजिए। लेकिन अभी टाइम आपको एनसीईआरटी रिवीजन का है, क्योंकि दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी और फेब आने वाला है। एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ेंगे बेटा उतने अच्छे नंबर आएंगे। डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें आती ही होगी, लेकिन एक बार फिर से इसको समझिए। मेंसुरेशन साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के अंदर ही होती है मेंसेस, उसके अंदर तो स्ट्रेस हो जाएगी, जैसे मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग, इज कॉल्ड mensuration cycle. The first mensuration began at the puberty and called as menarche. अपने को पता ही है, और पोज हो गई तो मेनोपोज हो जाती। जब आपकी साइकिल स्टार्ट हुई उसको तो अपन ने क्या बोला, स्टार्ट ऑफ मेंसुरेशन मेनार्के, स्टॉप को क्या बोला, मेनोपोज। इन ह्यूमन फीमेल मेंसुरेशन इज रिपीट एट द एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंसुरेशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड द मेंसुरेशन साइकिल। तो ये तो बेटा बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अब देखो इसके अंदर मैं जो यहाँ बता रहा था, फोलिकल्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ये ओव्यूलेशन हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या आपका, कॉर्पस ल्यूटियम।
तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, मैंने बताया था ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये एज इट इज रह जाएगा, वरना तो ये डीजनरेट। क्लियर? तो इसके आगे अपन एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। द ओवम इज रिलीज ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये कहता है कि यहाँ पर देख, एनसीईआरटी को मैं हर तरह तो मानता नहीं कि मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह रहा है, जो मैं नहीं मानता, लेकिन अपने को याद रखना ही पड़ेगा। मानना नहीं मानना एक डिफरेंट थिंग है। क्लियर? ये स्टैंडर्ड साइकिल की बात कर रहा है, 28 दिन की, वहां पर आपका मिडिल में हो रहा है, बाकी तो कैसे होगा ये सोचो। देखो सपोज ये मेंसेस है और मेंसेस हो गई 40 डेज की किसी की, सभी की सेम तो होती नहीं। 1 to 5 डेज आपके ब्लीडिंग के हो गए, फिर आपके फॉलिकुलर, और लास्ट के जो 14 डेज होते हैं सिक्रेटरी फेज के, ये फिक्स्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? सिक्रेटरी फेज वाले फिक्स्ड होते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो, ओव्यूलेशन बेटा 20 डेज को तो होना नहीं है। ओव्यूलेशन कब होना है? 40 माइनस दिस 14, तो ये हुआ 26 डेज को। तो मिडिल कहाँ हुआ बेटा? मिडिल तो होता जब 20 होता, लेकिन अपने को रटना पड़ता कहीं कहीं पर। तो वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। The cycle starts with the menstruation phase when menstruation flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstruation flow results due to the breakdown of endometrium lining of the uterus. प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही लेवल कम होता है बेटा, तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आपका डीजनरेट हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरोन आएगा नहीं, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो वहां के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो रप्चर होने की वजह से क्या होंगे? आपके ब्लड रिलीज हो जाएंगे, तो वजाइना से आपको ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ऑफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेटा फिर तो आपका प्रोजेस्टेरोन रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम वहां पर रहेगा, तो एंडोमेट्रियम शेड थोड़ी होगी। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए बेटा प्रोजेस्टेरोन चाहिए, और प्रोजेस्टेरोन आपका कौन दे रहा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। आई कुछ बात समझ में? अब देखो यहाँ पर आगे की लाइन में इन्होंने क्या लिखा? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, अगर मेंसेस आपके रुक गई है, सपोज आप देखिए इसमें मेंस्ट्रुएशन रुक गई किसी की, मतलब उसकी होती थी 28 से 30 या 35 40 डेज हो गए, उसमें ऊपर होते जा रहे हैं, 50 डेज होते जा रहे हैं, लेकिन मेंसेस नहीं आ रही है, तो फीमेल को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। दिस मे बी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज रह गया। क्यों रह गया अपन एम्ब्रियोजेनेसिस में बताऊंगा, एससीजी का रोल होता है। तो ये समझिए, कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज रह गया, तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन एज इट इज रह गया, तो आपके एंडोमेट्रियम तो शेड होगी नहीं, शेड होगी नहीं तो मेंसेस होगी नहीं। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन हमेशा नहीं। अब सपोज कितनी लड़की बेफालतू की इंटरकोर्स तो हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं है, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है, उसके बाद में भी मेंसेस रुक गई है, तो बेटा इसमें भी और कारण हो सकते हैं। एक ही कारण नहीं होता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण है बेटा इसमें। तो पहले आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट करके पता करिए कि प्रेगनेंसी की वजह से या किसकी वजह से। आई बात समझ में? सो हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग कंडीशन। यही है यहाँ पर, लाइक स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकता है, पुअर हाइजीन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। सो मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मैंने बताया था ये वाला कौन सा आपका फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मैच्योर हो जाएंगे। जैसे ही फुली मैच्योर हो जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा? ओवुलेशन हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। तो ये बात को बेटा आपने को समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी क्या कह रही है? ये जो आपके ग्रेनुलोसा के सेल है, ये ग्रेनुलोसा के सेल्स जो है बेटा, ये यहाँ पर इस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं? इस्ट्रोजन। और इस्ट्रोजन एक्ट कर रहा है आपके किसके यहाँ पर जाकर? एंडोमेट्रियम। और वहां पर बेटा आपके यूट्रस पर एक्ट किया, और वहां पर आपके एंडोमेट्रियम का क्या करवा रहा है? प्रोलिफरेशन करवा रहा है। इस तरीके से इसको मेंटेन करवाता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन जो है इसको मेंटेन भी करता है, तो इस तरीके से इसका रीजनरेशन चल रहा है। So these changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormone। सिंपल सी बात है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो आपके एंडोमेट्रियम की साइज वहां पर बढ़ रही है।
और एस्ट्रोजन बढ़ेगा कब? जब इसका सिक्रिएशन पिट्यूटरी से ज्यादा हो रहा होगा एफएसएच का। तो ये दोनों आपके हार्मोन्स होते हैं जो इन सारे इवेंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब देखो आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी, समझते हैं। द सिक्रिएशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं, गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, एलएच एंड एफएसएच, increases gradually during the follicular phase, मैंने कही था, and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles। तो एस्ट्रोजन भी बढ़ता जा रहा है। both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, दोनों ही करेंगे, एस्ट्रोजन भी करेगा बेटा। अगर FSH बढ़ा तो एस्ट्रोजन बढ़ा तो LH बढ़ा, तो तीनों ही हार्मोन्स आपको पीक पर देखने को मिलेंगे। ये केवल 28 दिन की साइकिल की बात कर रहा है, इसलिए उसने 14 डेज लिखा है। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के 40 डेज की पूछ ले तो मैंने बताया लास्ट के 14 डेज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। Rapid secretion of LH leading to the maximum level during the mid cycle called LH surge, LH इंक्रीज हो गया सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्राफेन फोलिकल में से रप्चर हुआ और उसमें से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte या ओवम, इसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेटरी के बाद में आपका जो फेज आता है, दिस इज द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेन पार्ट ऑफ ग्राफेन फोलिकल ट्रांसफर टू कॉर्पस ल्यूटियम। तो मैंने बताया ही था कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, विच इज असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। आई बात कुछ समझ में? सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। आगे जाके प्लेसेंटा बनता है बेटा, एंडोमेट्रियम मदर का पार्ट होता है और फिटस का पार्ट उसमें ऐड हो जाता है, कोरियन ऐड होता है, उसके बाद में प्लेसेंटा बनता है, तो वो अपन आगे समझेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको वहां पर इम्प्लांट करना है तो आपको एंडोमेट्रियम की जरूरत ही है। and other event of pregnancy, during pregnancy all event of menstruation cycle stop, बंद ही हो जाती मेंसेस, मैंने बता ही दिया, there is no menstruation at the time of pregnancy। in the absence of fertilization the corpus luteum degenerate, अभी बताया था corpus albicans बन जाएंगे। this causes degeneration of endometrium, progesterone गया, endometrium क्या हो जाएगी यार, जो जिसको मेंटेन कर रहा है, अगर वो चीज नहीं होगी तो फिर तो उसके बाद में तो वो चीज डिसइंटीग्रेट होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएंगे, मार्किंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन मेंसेस साइकिल सीजेस अराउंड कितने साल, 50 साल में बंद हो जाती है, मेनोपॉज बोलते हैं। मोस्टली देखो ये सब डिपेंड करता है आप अपनी बॉडी को किस तरीके से फीमेल मेंटेन करती है, उसके बेस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। बाकी साइक्लिंग मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। तो ये एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं बेटा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसके अलावा आपको डायग्राम भी समझ में आना चाहिए। डायग्राम में बेटा देखिए यहाँ पर इन लोगों ने काफी अच्छे से चीजों को बताया है। ये एफएसएच रिलीज हो रहा है, एफएसएच जब रिलीज हुआ तो फॉलिकल्स डेवलपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई, इन्होंने फॉलिकुलर फेज बता दिया। तो एफएसएच बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये पीक पर आ गया। पीक पर आया तो इन फॉलिकल्स ने रिलीज किए थे क्या, एस्ट्रोजन। क्लियर, क्योंकि ये ओवेरियन फिनोमिना है और ये किस कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, पिट्यूटरी के अंदर। एफएसएच तो वहीं से आ रहा है, फॉलिकल्स कहाँ बन रहे हैं, ओवरी के अंदर बन रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। आ रही कुछ बात समझ में? तो एस्ट्रोजन पीक लेवल पे, इस समय प्रोजेस्टेरोन तो है ही नहीं बेटा। जैसे एस्ट्रोजन पीक लेवल हुआ तो ये भाई साहब पिट्यूटरी कहता है यार एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से रिलीज करवाते किस महाशय का, एलएच, और यहाँ पर हो गया एलएच सर्च। ओव्यूलेशन देखो, वो मिड ऑफ द साइकिल कह रहा था, यहाँ प्रायर हो रहा है, और अगर ये आपकी 28 डेज की साइकिल है तो यहाँ ओव्यूलेशन आपका कब हो रहा है, 13 को ही हो रहा है, प्रायर टू मिड ऑफ द साइकिल। डायग्राम में कुछ और कहता है, थियोरी में कुछ और कहता है, एनसीईआरटी अपनी मर्जी की मालिक है। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया। अब आपके कॉर्पस ल्यूटियम उसने क्या रिलीज किया था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन देखो इसमें 2 बार पीक ले रहा है बेटा साइकिल में, एक पीक यहाँ देखने को मिल रही है एस्ट्रोजन की, एक पीक अपने को यहाँ देखने को मिल रही है। ये प्रोजेस्टेरोन है। अब देखो ग्राफ कम हो गया क्योंकि यहाँ एलएच कम होता जा रहा है, क्योंकि एलएच ही होता है जो बेटा आपके कॉर्पस ल्यूटियम को यहाँ पर मेंटेन कर रहा होता है। अगर एलएच कम हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम कम हो गया, तो ये डीजनरेट हो जाएगा, मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग। और फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा सीधा एकदम इस तरीके से। तो ये सारी बातें हैं बेटा आपके मेंसेस के बारे में जो आप लोगों को आनी चाहिए। ये देखिए इस 14 के बाद वाला जो ये फेज है ना, दिस इज द ल्यूटियल फेज, ये फिक्स होता है, और ये आपके फॉलिकुलर फेज होता है। तो ये 14 दिन आपके फिक्स है। अगर 30 दिन की साइकिल हुई तो ओव्यूलेशन कब होगा, 30 - 14 16 डेज को।
28 की थी तो 28 माइनस 14, 14 डेज को, 40 डेज की हुई तो 40 माइनस 14, 26 को। इस तरीके से आपकी मेंसेस साइकिल चलती है। ये इवेंट्स चलते हैं जो आप लोगों को समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फर्टिलाइजेशन पर आ जाएंगे और इम्प्लांटेशन पर आ जाएंगे। बाकी यहाँ तक मेरे हिसाब से होप आपको सारी चीजें एनसीईआरटी की समझ में आई होगी। इनको बेटा एक बार फिर से अच्छे से आपको रिवाइज करना है, एक बार फिर से आपको अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ना है, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके डाउट्स है, वो सारी तरीके से खत्म हो जाए और आप इन सारी चीजों को अच्छे से सोल्व कर पाए। तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा बेटा। नेक्स्ट सेशन में अपन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन करके लगभग इस चैप्टर को अपन पूरा कर देंगे। वो पुराने लेक्चर्स मेरे आप इसी में देख सकते हैं, इसी चैनल पर, जिसके अंदर आपको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव डिटेल्स में पढ़ाया है। होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो थंब रेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी करिए कहीं पर आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत हो, ताकि मैं बेटर से बेटर कर पाऊं। थैंक यू, बाय बाय।